एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था इंग्लिश का, उसका सेकंड पार्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए, हमने शुरू कर दिया था अपना चैप्टर। तो हमारे ये वाला पेज 2, पेज 3 और पेज 4 भी हमारा फिनिश हो गया था, राइट। अब पेज 5 का हमने आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ लिया था, पर चलो कोई नहीं, हम यहीं से शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिचर्ड इब्राइट के बारे में। ये एक साइंटिस्ट थे और इनका बचपन से लेकर और पूरा लास्ट तक, जब तक ये साइंटिस्ट बने थे, इनकी पूरी जर्नी जो है हमें इस चैप्टर में दिखाई गई है। हमें बताया गया कि अपने माता के एक लौते बेटे थे, पिता इनके थे नहीं। माँ ने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, बहुत सपोर्ट किया था इनकी लाइफ में। प्लस हमने देखा था कि इनको ना बटरफ्लाई कलेक्शन जो था वो इनका बहुत ज़्यादा, उनको कहना चाहिए शौक था, ठीक है। और इसी शौक ने धीरे 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 उनको साइंटिस्ट बना दिया था। कैसे, ये सब कुछ हमने इस स्टोरी में कुछ पढ़ लिया है, कुछ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब वो सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल में थे, यानी कि जब वो 10th क्लास में थे, रिचर्ड इब्राइट बिगिन द रिसर्च, उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, ठीक है, जिससे कि एक उन्होंने डिस्कवरी करी थी, कहना चाहिए, जो उन्हें एक डिस्कवरी की तरफ लेके थी। और फिर अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, अननोन क्योंकि उस समय तक वो अननोन था, लोगों को इंसेक्ट के इस हार्मोन के बारे में नहीं जानकारी थी। और जानकारी दी किसने थी? रिचर्ड इब्राइट ने। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी। अब इनडायरेक्टली हम कहें तो ये उनकी एक न्यू थ्योरी थी, किसकी? ऑन द लाइफ ऑफ अ सेल्स, ठीक है। सेल्स देखो सबको पता है, अब तो आपने साइंस में भी पढ़ लिया होगा कि सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स बनते जाते हैं। कुछ इसी तरह की जो थ्योरी थी इन्होंने दी थी, राइट। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल। जिस सवाल का जवाब वो देना चाहते थे अपनी इस थ्योरी से, वो बहुत ही सिंपल था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। देखो सवाल ये था कि मोनार्क प्यूपा, देखो मोनार्क प्यूपा को ये कलेक्ट करते थे, सबको पता है, अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा ही है। अब इनके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स बने हुए थे मोनार्क प्यूपा की बॉडी पर, ये इनका काम क्या है, राइट। एवरीवन एज्यूम, तो सभी लोग क्या एज्यूम करते थे? दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, राइट। ऑर्नामेंटल मीन सजाने की चीज़। तो लोगों को लगता था कि ये जस्ट ऑर्नामेंटल है, सिर्फ सजाने की चीज़ है। बट ये इब्राइट ने ऐसा कहा था कि बाकी लोगों को क्या लगता था कि ये ऑर्नामेंटल है। बट डॉक्टर अखरात डिडेंट बिलीव इट। जो डॉक्टर अखरात, जिनको इन्होंने लिखा था, लेटर लिखे थे, जो इनके कहना चाहिए एक बहुत इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के आए थे, ठीक है, जिनकी किताब भी इन्होंने पढ़ी थी, जो इनकी माता जी ने ला के दी थी, उनको ये विश्वास नहीं था कि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है। अकॉर्डिंग टू हिम इनका कुछ ना कुछ तो ज़रूर कोई ना कोई रोल है। टू फाइंड द आंसर, इस बात का जवाब खोजने के लिए ब्राइट एंड another excellent science student first had to build a device। अब इन लोगों को ऐसे ही तो जवाब नहीं मिल जाएगा, तो इनको क्या करना पड़ा? एक डिवाइस को जो है वो बनाना पड़ा था। हैड टू मतलब बनाना ही पड़ा, ठीक है, हैड टू बिल्ड, बनाना ही पड़ा। क्या? एक डिवाइस दैट शो, जिसने शो किया था दैट द स्पॉट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, कि जो स्पॉट्स है ना ये कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेसेसरी फॉर बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। और ये हार्मोन्स नेसेसरी थे बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अब ये के सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं थे, ये क्या थे? ये नेसेसरी थे उनके फुल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट इनका काम था। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर। आप देखो, काउंटी फेयर नॉट कंट्री फेयर। इस प्रोजेक्ट ने, है ना, कि उन्होंने जो स्पॉट्स वाले प्रोजेक्ट पे काम किया था, इस प्रोजेक्ट ने इब्राइट को फर्स्ट प्लेस, मतलब एक तरीके से फर्स्ट आए थे इन द काउंटी फेयर में, एंड एंट्री इनकी हो गई थी आप इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि इनकी एंट्री किस प्रोजेक्ट से हुई थी। अब आ जाते हैं, देयर ही वन थर्ड प्राइज़ फॉर जूलॉजी। अब ये जब इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में पहुंचते तो वहाँ पे भी जूलॉजी में इनको थर्ड प्राइज़ मिलता है। ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट दी एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। अब देखो इतना हुआ, थर्ड प्राइज़ भी मिला, इनको चांस भी मिल गया अंदर जाने का इंटरनेशनल फेयर में। इसके अलावा क्या होता है, इनको समर में जो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी होती है, जहाँ पर इंसेक्ट के बारे में लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वहाँ भी इनको क्या है भाई, चांस मिल गया जाने का, ठीक है। और ये कौन सी लेबोरेटरी थी, कहाँ थी ये? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इस जगह इनको जाने का मौका मिल गया था। ये एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी थी, कहाँ की? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, राइट। एज अ हाई स्कूल जूनियर का मतलब होता है 11th क्लास, राइट, जब वो 11th क्लास में थे। रिचर्ड इब्राइट कॉन्टिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट्स, एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करे ऑन दी मोनार्क प्यूपा। किसके ऊपर? देखो मोनार्क प्यूपा ही शुरू से ना उसी के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने और ज़्यादा ना उनके ऊपर और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। दैट ईयर हैज़ प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस
एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। वेरी नाइस। अब इस बार क्या होता है, 11th आते आते वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जर्नी जो है इतनी पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ती चली गई। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इसकी वजह से आगे और क्या होता है, एक तो वो फर्स्ट है, दूसरा ये हुआ कि उनको दोबारा से चांस मिला है आर्मी लेबोरेटरी में जाने का, वहाँ पे वर्क करने का, समर, ड्यूरिंग द समर यानी कि गर्मियों के दौरान। इन ए सीनियर ईयर यानी कि अब आई थिंक ये 12th क्लास में आ जाएंगे। ठीक है ना, अब आ जाते हैं सीनियर ईयर में क्या हो जाता है, ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अब वो इससे भी आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसके आगे भी अब वो कुछ काम करेंगे। ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स को ग्रू किया, बड़ा किया। फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स, मोनार्क जो तितली थी उसके विंग से, इन अ कल्चर, ठीक है, कल्चर समझ लो, केमिकल समझ लो, ठीक है। एंड शोड दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप्ड इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई। और इसने शो किया, जो इन्होंने कल्चर में रखा है ना सॉरी, जब इन्होंने कल्चर में रखकर सेल्स को ना आगे बड़ा किया, डेवलप किया, तो इससे शो हुआ कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और डेवलप कर जाते हैं इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स में, ओनली इफ दे फैड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। केवल ऐसा कब हो सकता है, जब वो जो गोल्ड स्पॉट्स पे हार्मोन्स है ना वो उनको फीड कराए जाएंगे, तभी केवल ऐसा हो सकता है। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अब देखो इस प्रोजेक्ट ने उन्हें क्या किया, इन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिलवाया है ना। भाई इतना इन्होंने, मतलब इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने जो है एक तरीके से खोज निकाली थी, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से फर्स्ट प्लेस आता है इनका जूलॉजी में एट द इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट दी आर्मी लेबोरेटरी। ही स्पेंड यानी कि उन्होंने बिताए, समर यानी कि गर्मियाँ, आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद, ड्यूरिंग फर्दर वर्क में ना आगे का काम करने के लिए। ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पर 12th क्लास चाहिए, राइट। ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट दी आर्मी लेबोरेटरी में, इन्होंने मतलब आगे का टाइम जो आर्मी लेबोरेटरी में, इसके बारे में और खोजा होगा। एंड एट दी लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पर ये काम करते रहे आगे गर्मियों में, ठीक है। अपनी इनकी रिसर्च जो है अब चलती रही। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, फ्रेशमैन ईयर मतलब ग्रेजुएशन का, जो हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होता है, 12th के बाद जो आप क्लास आते हैं एक तरीके से, उस साल की बात कर रहे हैं। जो फ्रेशमैन ईयर उनका कॉलेज का कहना चाहिए पहला साल होता है, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो द फॉलोइंग समर यानी आगे आने वाली जो गर्मियाँ होती हैं, आफ्टर द फ्रेशमैन ईयर मतलब उनका जो हमारे यहाँ का अगर हम बोले तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इब्रिट वेंट बैक टू लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो वहाँ पर वापस जाते हैं लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, डिड मोर वर्क, और ज़्यादा काम करते हैं ऑन द हार्मोन्स पर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, ठीक है। गोल्ड स्पॉट जो तितली के, मोनार्क तितली के बॉडी पे थे, उस पर ये और ज़्यादा वहाँ पे काम करते हैं। कब, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन उनका वाला नहीं हमारे वाला कहना चाहिए, ठीक है, यानी कि कॉलेज का पहला साल की जब छुट्टियाँ आती हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं, पहले साल की जो छुट्टियाँ आती हैं, उन छुट्टियों में वापस से वो लेबोरेटरी जाते हैं और इन गोल्ड स्पॉट्स पे काम करते हैं और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, राइट। कंफ्यूज मत हो ना, उनका ग्रेजुएशन हमारे ग्रेजुएशन से डिफरेंट रहता है, राइट। आगे आते हैं, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। आप देखो लेबोरेटरी में बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उनको मिलते हैं, तो ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दी हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। तो उससे क्या हुआ कि वो आइडेंटिफाई करना सीख गए, हार्मोन का जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, क्या होता है, क्या उसका यूजेस है, सब उनको समझ में आने लगा। व्हेन ही सॉ दीज फोटोज, अब उन्होंने क्या हुआ था, नहीं यहाँ पर देखते हैं, अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, लगभग 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग द जूनियर ईयर, ठीक है, जूनियर ईयर में जब वो पहुँच जाते हैं, आई थिंक ये जो आप जब हमारे यहाँ BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरह से रहता है ना, तो इन्हीं ईयर्स की कुछ बात चल रही है, आई थिंक थर्ड ईयर की बात चल रही होगी। ए ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी, ए ब्राइट को ना अपनी न्यू थ्योरी के लिए आइडिया आता है अबाउट द सेल लाइफ के बारे में। ही केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो। अब उनको जो नया आइडिया आता है वो कैसे आता है, जब वो देख रहे थे एक्सरे फोटो को देख रहे थे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन की, कि हार्मोन कैसे बना होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन्होंने एक्सरे में देखा। अब यहाँ से फिर कुछ और कहानी शुरू होगी, ठीक है। When he saw these photos, जब उन्होंने फोटो देखी, ब्राइट डिडंट शाउट, ऐसा नहीं कि वो चिल्लाए, यूरेका जैसे हम चिल्लाते ना, हुर्रे, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। और इवन आई हैव गॉट इट, इस तरह से भी वो बहुत एक्साइटेड नहीं हुए, बट ही बिलीव्ड, उनको विश्वास हो गया था, दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन्स, द फोटो गेव हिम द आंसर ऑफ वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, इस तरीके से
जब उन्होंने एक्सरे देख लिया तो उनको विश्वास हो गया कि जो भी वो फाइंडिंग करना चाहते थे इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, उसके साथ अलावा इस जो फोटो है वो उन्होंने आंसर दे दिया एक बायोलॉजी की बहुत बड़ी पजल का कि हाउ द सेल कैन रीड, कि देखो हाउ द सेल कैन रीड ब्लूप्रिंट ऑफ दैट इट्स डीएनए। देखो डीएनए का हम सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स की या हमारे दादा परदादा की, बुआ चाचा मामा की जो भी हमारी क्वालिटीज़ हमें आती है वो डीएनए के ट्रांसफर की वजह से ही आती है, राइट। अब डीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है ये उससे पहले किसी को नहीं पता था कि ना किस तरीके से हमारी आंखें सेम है, हमारा चेहरा सेम है, हमारी हाइट सेम है। लेकिन जब इन्होंने ये एक्सरे देखा, ये फोटो देखी, तो एक तो इंसेक्ट की थ्योरी के बारे में जो गोल्ड स्पॉट पे काम कर रहे थे उसके आंसर्स इन्हें मिले। दूसरा इन्हें इस बात का भी इन्होंने कहा कि डीएनए के बारे में जो लोगों में इतने कन्फ्यूजन थे, इतने बड़े सवाल का जो बायोलॉजी की पजल थी ये कि किस तरह से ब्लूप्रिंट बन जाता है, किस तरह से रीड कर लेते हैं सेल, इसका भी जवाब मिल जाता है। डीएनए इज़ द सब्सटेंस, ये आ सकता है वे डीएनए क्या होता है। तो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए रहता है, ठीक है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, मतलब आपकी आंखें आपकी माँ की जैसी हैं, आपके बाल आपके पिता जैसे हैं, आपकी हाइट, राइट, इस तरह की हेरिडिटी को ये कंट्रोल करता है। डिटरमाइंस दैट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, कि भी किस तरीके से फॉर्म होते हैं सेल्स, किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये भी डिटरमाइन करता है ये। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, नहीं फॉर लाइफ, ठीक है। ब्लूप्रिंट रहता है हमारी लाइफ का। लाइक हमारे माता पिता बहुत मोटे मोटे समझ लो अगर हैं, तो फिर बच्चा भी मोस्ट प्रोबेबली मोटा ही होना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ब्लूप्रिंट है लाइफ का, उनका डीएनए जो होगा बच्चे में ट्रांसफर होगा तो एक तरीके से ब्लूप्रिंट रहेगा। ब्लूप्रिंट मतलब एक तरीके से वही होता है ना कि डिट्टो कॉपी टाइप, लाइक वो गुण आ जाएंगे एक तरीके से कह सकते हैं। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट। एब्राइट और उनका जो रूममेट थे, उनका नाम याद कर लेना बिल्कुल आ सकता है, जेम्स आर वोंग जो थे। ये लोग ना पूरी रात काम करते रहे, ड्राइंग करते रहे, पिक्चर्स बनाते रहे एंड कंस्ट्रक्ट करते रहे प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स वगैरह पे, डीएनए पे, सेल पे काम कर रहे थे, तो रात भर ये ऐसा करते रहे, ड्राइंग बनाते रहे, प्लास्टिक के मॉडल बनाते रहे मॉलिक्यूल्स की, शो करने के लिए हाउ इट कुड हैपन, ये होता कैसा। इन्हें समझ में आ गया लेकिन अब समझाना है पब्लिक को, तो उसके लिए काम करते रहे। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर, फिर साथ में इन्होंने कुछ पेपर भी पब्लिश करवाए होंगे, लिखे थे, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसमें ये सेल की थ्योरी, डीएनए की थ्योरी, ये सब उसमें लिखी हुई थी। सरप्राइजिंग नो वन सॉरी सरप्राइजिंग नो वन, कोई भी इतना सरप्राइज नहीं हो रहा था, हु न्यू हिम, जो उन्हें जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। अब देखो क्या हुआ था कि कोई सरप्राइज नहीं हो रहा था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, कि जो हमारे रिचर्ड एब्राइट थे वो ग्रेजुएट हो गए थे अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ। सेकंड आए थे इन द क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आती हैं, वहाँ पर ये पढ़े, वहाँ पर ग्रेजुएशन उन्होंने किया अपना, वहाँ से ग्रेजुएट जब हो गए तो भी हाईएस्ट ऑनर्स बहुत अच्छे इनके मार्क्स आए थे, सेकंड आए थे अपनी क्लास में। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। इसके बाद क्या हुआ था, एब्राइट जो थे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट बने थे, रिसर्चर बन गए थे एक तरीके से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, ठीक है, जो रिसर्च वगैरह करते हैं। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब आपने थ्योरी बना ली है, अब आप अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर रहे हो, राइट, माई थ्योरी इज करेक्ट और नॉट। साइंस में ऐसा ही होता है, थ्योरी आप बनाते हैं फिर उसको प्रूव करते हैं। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो कहते हैं कि अगर थ्योरी ये प्रूव हो जाती है करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, समझ के प्रति, लाइक कैसे कि लाइफ का प्रोसेस कैसे चलता है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, इस तरीके से बहुत नए नए आइडियाज़ आते हैं फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, है ना, कि किस तरह से कैंसर से बचा जा सकता है, अदर डिसीज से बचा जा सकता है। उनकी थ्योरी से बहुत कुछ क्लियर होने वाला था। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ऐसा क्यों हो पाया, एब्राइट की ज़िंदगी में इतने बदलाव जो आए, इतने अच्छे पॉजिटिव बदलाव क्यों आए? क्योंकि वो क्यूरियस थे, जानने की उनको इच्छा थी। अब आप देखो, जानने की जैसे इच्छा होगी वही कुछ जान पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इनमें जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और इसी वजह से उनके जीवन में इतने बदलाव आए थे। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स, जो उन्होंने हाई स्कूल रिसर्च करी थी, हाई स्कूल में रिसर्च करती थी, पर्पस जो था उनका स्पोर्ट्स पे, वो मनार पीपा की बॉडी पे जो थे स्पोर्ट्स, उस पर इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। वो उनको आगे लेके गई किस तरफ कि वो सेल लाइफ के बारे में भी फिर उनको जानने की इच्छा हुई। अब जानने की इच्छा हुई तो उन्होंने और रिसर्च करी उस पर और धीरे धीरे उन्हें पता चलता गया।
रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस। रिचर्ड एब्राइट को काफ़ी ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट रहा था सिंस ही फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब सबसे पहले उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, बट नॉट सो डीपली। बट इतना भी डीपली उनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं था दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, राइट। मतलब देखो बंदे में कितने ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। साइंस में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, बट इतना भी नहीं था कि ऐसा होता है ना किसी किसी आदमी की एक ही चीज़ में बस सिर्फ इंटरेस्ट है, बाकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट रिचर्ड के साथ ऐसा नहीं था, उनको और भी अदर चीज़ों में भी इंटरेस्ट था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। एब्राइट जो थे और क्या क्या उनमें क्वालिटीज़ थी, तो वे बहुत बढ़िया डिबेटर थे, है ना। वाद विवाद प्रतियोगिता में आपने अपने स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया हो तो डिबेट बहुत अच्छी करते थे। ही वॉज अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट मतलब जैसे नाव होती है एक तरीके की, उसको चलाने वाले थे, ठीक है। काइंड ऑफ अ बोट ही होती है, उसको भी वो बहुत अच्छा चलाते थे। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, ठीक है। इतनी सारे उनके अंदर और भी गुण थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो एब्राइट के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो ये सारी बातें लिख सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। मतलब एक तरीके से जो क्लास के अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे हमारे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ए अगर ग्रेड मिला है तो मतलब बच्चा बहुत अच्छा है, तो ये भी ऐसे ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ए ग्रेड स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। देखो उनके लिए लर्निंग बहुत आसान थी, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ईगर टू लर्न। तो लर्निंग उनके लिए कोई ऐसा टास्क नहीं थी जैसे आजकल बच्चे समझते हैं कि पढ़ना एक काम है। उनको मज़ा आता था, तो लर्निंग उनके लिए तो ईजी थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स। अब देखो लर्निंग में तो उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जा ही नहीं रही है, क्योंकि वो तो उनके लिए ईजी काम है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत सारी जो एनर्जी थी उसको टर्न कर दिया डिबेटिंग में एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में, वहाँ उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे बंदे भी आए जिन्हें उन्होंने काफ़ी एडमायर किया था। रिचर्ड ए वेहमर, नहीं विहरर। अब ये क्या है, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर। ये कौन थे? ये इनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, विहरा। मिस्टर विहरा जो थे ये इनके सोशल स्टडी के टीचर थे। तो रिचर्ड जो थे इनके काफ़ी अच्छे फ़ैन थे एक तरीके से हम कह सकते हैं, एंड एडवाइज़र भी थे टू बोथ क्लब्स के, ठीक है। मिस्टर विहरा वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। वो बोलते कि उस समय मिस्टर विहरा थे वो मेरे लिए ना बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। कोई टीचर नहीं होता जो आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना आपका दिमाग ही खोल देता है ना, आपको इतना अच्छे से गाइड कर देता है कि फिर आपकी जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप आगे बढ़ने लगते हो लाइफ में। तो कुछ इनका रोल जो होता है इनकी सोशल स्टडी टीचर का भी इनकी लाइफ में ऐसा ही रहा था। उन्होंने मेरा माइंड ही खोल दिया था। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट। मिस्टर विहरा क्या कहते हैं कि रिचर्ड के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि रिचर्ड जो थे वो काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे हर चीज़ में। मतलब एक तो एक बच्चा होता है कि होमवर्क मिला और कर लिया, बस काम खत्म हो गया, लेकिन ये हर चीज़ को बहुत ही परफेक्शन के साथ करते थे, बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट डाला करते थे हर चीज़ में, बट नॉट इन अ बैड सेंस, ठीक है। नहीं सॉरी, आगे हम आ गए, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला करते थे। वॉट प्लीज्ड मी वॉज हियर वॉज द पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट ड्यूरिंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। अब देखो मिस्टर विहरा बताते हैं कि एक चीज़ जो मुझे रिचर्ड की बहुत अच्छी लगती थी, जिससे मैं बहुत खुश होता था, कि जो रिचर्ड थे वो एक ऐसे इंसान थे जो 3 से 4 घंटे रात को बैठ के लगाते थे डिबेट रिसर्च पे, जबकि उनके पास और भी बहुत काम थे। वो और क्या क्या करते थे, अपनी रिसर्च करते थे बटरफ्लाइज पे, अदर इंसेक्ट्स पे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि अगर डिबेट कॉम्पिटिशन है या डिबेट्स है तो उसको कम ध्यान देंगे, नहीं, वो 3-4 घंटे रात को उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे। दिस इज समथिंग लाइक एज अ स्टूडेंट, अगर आपको मान लीजिए साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, तो सब पे आप पूरा फोकस कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे इस तरह का, वो पूरी एनर्जी जो थी हर एक एक्टिविटी में पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे अपना। अब आगे आ जाते हैं, रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव। रिचर्ड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव थे। ये किसने कहा है? मिस्टर विहरा ने कंटिन्यू की अपनी बात। अब ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विहरा का बताइए व्यू क्या था रिचर्ड के बारे में, राइट। तो वो बताते कि वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव थे, बट नॉट इन अ बैड सेंस। आप देखो कॉम्पिटेटिव तो थे, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव बंदा वो होता है जो ये चाहता है कि वो सबको पीछे छोड़ दे, और एक पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव बंदा होता है जो बोलता है मेरे को सबसे आगे जाना है, बट इन अ पॉजिटिव मैनर, खुद को बेटर बनाना है, राइट। तो आगे आते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनर्स सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड को इसलिए नहीं जीतना था कि उन्हें कोई विनिंग प्राइज मिलने वाला था या फिर वो जीत गए वाली फीलिंग के लिए। रिचर्ड के लिए वो बोलते हैं कि ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, ठीक है। वो अपना बेस्ट देना चाहते थे हर चीज़ में, दैट काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ही वॉज हैविंग, राइट।
फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, राइट। भाई देखो बेस्ट तो सभी बनना चाहते हैं ना, आप भी चाहते ही होगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव सेंस में चाहते हो या पॉजिटिव सेंस में चाहते हो। नेगेटिव सेंस यानी कि आप ये चाहते हो कि कोई भी आपसे आगे ना बढ़ने पाए। पॉजिटिव सेंस यानी कि आप ये चाहते हो कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दे के निकलो, उसमें आप कोई कमी ही ना छोड़ो, ठीक है। आपने नहीं कमी छोड़नी, आपने वैसे ही आगे आ जाना है सबसे, राइट। वो एक डायलॉग था ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो, ठीक है। तो वही वो रिचर्ड थे एक्चुअली, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग द साइंटिस्ट। अब देखो वो साइंटिस्ट बन गए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमने क्या देखा, फाइनली वो साइंटिस्ट बन गया। और इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए थे उनको साइंटिस्ट बनने के? स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले दिमाग बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, फर्स्ट रेट का माइंड होना चाहिए, मतलब एकदम बढ़िया दिमाग चाहिए। एड क्यूरोसिटी, जो कि रिचर्ड के अंदर थी, बढ़िया दिमाग था। हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, उनका दिमाग बहुत अच्छा था, ठीक है। क्यूरोसिटी थी, वो हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते थे। मिक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। विल टू विन द राइट रीजन्स मतलब वो चाहते थे जीतना सही तरीके से, सही रीजन्स की वजह से, बिकॉज वो अपना बेस्ट देना चाहते थे, ना कि वो किसी को हराने की चाहते थे, ठीक है। ए ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। अब देखो एक साइंटिस्ट के लिए इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, और ब्राइट में ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड ए ब्राइट हैड नेवर लॉस्ट हिज साइंस क्यूरोसिटी। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि साइंस में बहुत क्यूरोसिटी थी। फिर जब उनकी माता जी उनके लिए किताब ले आती हैं, फिर तो समझिए इनकी ज़िंदगी ही जो होती है बिल्कुल बदल जाती है, और धीरे धीरे उनकी जो क्यूरोसिटी है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है और बढ़ती जाती है, और वो फाइनली हमारे साइंटिस्ट बन जाते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत प्यारा चैप्टर था, ठीक है। चैप्टर अगर आप चाहें तो इसकी शॉर्ट नोट इस तरह से बना लें कि हर क्लास में क्या अचीवमेंट थी, सो दैट चैप्टर आपको बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। थैंक यू। जब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक यू, बाय बाय।